Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher. Today our class 9th chemistry, our class of 9th chemistry. ये हमारा वाटर पंप कैंपस है, ठीक है जी। और सेक्शन हमारा ये बी है, ठीक है जी। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, जिसका नाम था पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ये हमारा चैप्टर था, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। अच्छा, इससे पहले हम पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट किस तरह करनी है एलिमेंट्स की, इस अरेंजमेंट के क्या फायदे होते हैं, हमारा टाइम बचाता है, काम आसान कर देता है, फिर डॉपनर्स ने क्या पीरियोडिसिटी की थी, उसका लॉ ऑफ ट्रेड क्या था, और उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है लॉथर मेयर्स क्लासिफिकेशन। ये लॉथर मेयर की क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है जी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, ये लॉथर मेयर की पिक्चर है, ठीक है। ये लॉथर मेयर ने किया क्या था, लॉथर मेयर ने जो है वो एक क्लासिफिकेशन की थी, और इस क्लासिफिकेशन का नाम था लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ये जो लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन था, ये बेसिकली लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन जो है वो आपके पास एक ये चार्ट था, ठीक है। उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसके साथ उसने एलिमेंट्स को एक ग्राफ के अंदर लगाया, जिसके अंदर उसने एक साइड पर ये एटॉमिक वॉल्यूम रखा, ये मैंने ब्लू येलो कलर से बता दिया, और दूसरे साइड पर उसने एटॉमिक मास रखा, ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं कि ये जो लॉथर मेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के दरमियान जो उसने ग्राफ बनाया, तो उसने आप देख सकते हैं कि हर पीक पॉइंट पर एक पीक पॉइंट ये रहा, पीक पॉइंट मतलब किसी बुलंदी की चोटी, तो ये एक पीक पॉइंट ये रहा, ठीक है। एक पीक पॉइंट ये रहा, एक पीक पॉइंट ये रहा, और एक पीक पॉइंट ये रहा। अब उसने देखा कि हर पीक पॉइंट पर ये जो एलिमेंट्स थे ये कहलाते हैं अल्काली मेटल्स, यानी कि अल्काली मेटल्स की प्रॉपर्टीज हर हाल में सबसे ज्यादा ऊंची होती है, ठीक है। ये लॉथर मेयर ने बताया था, और इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के जरिए उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमारे न्यूलैंड थे या डॉपनर्स थे या हमारे पास लॉथर मेयर थे, और अभी जो आने वाले हैं वो भी हमारे पास, यानी कि मेंडलीव जो अब हमारे पास आने वाले हैं अगले, वो है मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ, और फिर उसके बाद हम टेबल पढ़ेंगे। इन सब लोगों ने क्या काम किया, इन लोगों ने सबने एक ही काम कॉमन था, वो ये इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस से। और एटॉमिक मासेस से अरेंज करने की वजह से क्या हो रहा था, क्या इनकी पीरियोडिसिटी के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आ रहे थे, और जब वो फॉल्ट आ रहे थे तो उस फॉल्ट की बिना पर जो है वो हम उनको रिजेक्ट कर रहे थे या हमको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, और हमारी पीरियोडिसिटी अधूरी थी। अब देखिए, जब हमारे पास ये मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ आया, सही है, तो बेसिकली ये मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था क्या, अब मैं पीरियोडिक लॉ बता रहा हूं। द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स आर द periodic function in order to increasing in their
एटॉमिक मासेस। एलिमेंट की अरेंजमेंट जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती है अगर हम उनको एटॉमिक मासेस से अरेंज करें। अब मेंडलीव ने भी वही हरकत कर दी जो इससे पहले सब करते हुए आ रहे थे, कि उसने भी एटॉमिक मासेस के तहत अरेंज करना शुरू कर दिया। अब जब एटॉमिक मासेस के तहत अरेंज कर रहे हैं मेंडलीव, तो मेंडलीव का जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल था, वो पीरियोडिक टेबल जो है वो कुछ इस तरह का था कि मैं आपको उसकी डायग्राम शो करता हूं। ये रहा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये हमारे पास मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आ गया। अब ये जो हमारे पास आपको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा है, ये बेसिकली आप ये देखें गौर से, एक मिनट पहले ये हमारे पास, मैं जरा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल दोबारा लगा। ये देखें, ये हमारा जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आ रहा है। अब आप जरा इसको गौर से देखें तो इस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर इन्होंने 8 ग्रुप बनाए। अब ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप कहते हैं जो ऊपर से नीचे की लाइन हो उसे हम ग्रुप कहते हैं। यानी कि ये हो गया आपका ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 ये ऊपर से नीचे तक है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रुप 1। ठीक है, अच्छा ग्रुप 2 क्या है? ये रहा, ये आपका ग्रुप 2 है। इसी तरह ये आपका ग्रुप 3 है। ठीक है, इसी तरह ये आपका ग्रुप 4 है, ये आपका ग्रुप 5 है। इस तरह करके ग्रुप 8 तक हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पर देखें ये ग्रुप 8। तो ग्रुप जो है वो बेसिकली कहते हैं ऊपर से नीचे को। ठीक है, तो मैं आपको ये दोनों चीजें जरा लिखवा देता हूँ। ग्रुप्स किसे कहते हैं? द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। और पीरियड से कैसे कहते हैं? ये दो डेफिनेशन आप अपने जहन में बिठा लें, ग्रुप और पीरियड। ग्रुप किसे कहते हैं? जो ऊपर से नीचे की लाइंस हो, वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, और पीरियड किसे कहते हैं? दी हॉरिजॉन्टल रॉस। किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल रॉस हो, हॉरिजॉन्टल रॉस से मुराद ये है कि लेफ्ट से राइट तक। ठीक है, आर कॉल्ड पीरियड, वो पीरियड्स कहलाते हैं। यानी कि ये जो पूरी लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये पीरियड कहलाते हैं। ठीक है, मैं इसको जरा वापस अंडू कर दूं। तो लेफ्ट से राइट तक, बल्कि मैं आपको एक पीरियोडिक टेबल बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक बॉक्स लिया। ठीक है जी, अब इस बॉक्स के अंदर अब मैं ऊपर से नीचे तक वर्टिकल लाइन डाल रहा हूं। ये मैंने एक, ये मैंने दो, ये तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। ये हो गए 8 हमारे पास। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास 8 ग्रुप हो गए। नाम लिख देता हूँ। ये हो गया आपका ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। तो हाउ मेनी ग्रुप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? There are 8 groups in Mendeleev's periodic table।
8 ग्रुप है मैग्नेटिक पीरियोडिक टेबल में। और पीरियड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये मैं मिटा दूं। अब आप गौर से देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पीरियड और 8 ग्रुप आ गए, तो ये आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बन गया, जस्ट लाइक दैट, ऊपर की तरह। अब इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर खास बातें क्या क्या थी, ठीक है। अब इसकी खास बातें क्या क्या हैं, जरा इसको समझ लेते हैं हम। आप देखें इसकी जो खास बातें हैं और इसके जो डिफेक्ट्स हैं, ये मैं आपको दोनों दिखा देता हूं और फिर हम इसको वन बाय वन हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है जी। चलें जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं इसकी खास बातें क्या हैं। देखिए पहली खास बात क्या थी कि यहां से करते हैं, एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड ऑन मोर फंडामेंटल बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अच्छा, एटॉमिक मासेस से तो डॉपलर्स ने भी किए थे, न्यूलैंड ने भी किए थे, लेकिन मेंडलीव ने जब एटॉमिक मासेस से अरेंज किए तो इसने जरा और अच्छी जिद्दत लेकर आया। वो क्या जिद्दत लेकर आया, गौर से देखें भाई, इसने 8 ग्रुप बना दिए, 12 पीरियड बना दिए, अंदर बॉक्सेस बनाए, उसने एलिमेंट्स को रखा, तरतीब देके रखा। दूसरी बात ये थी कि स्पेस वर लेफ्ट वैकेंट। आप गौर से देखें तो कुछ खाली स्पेसेस हैं। देखें मैं आपको जो है वो येलो कलर से दिखाता हूँ, ये देखें ये रही खाली स्पेस, ये रही खाली स्पेस, ये देखें आप सारी खाली स्पेसेस हैं, अंदर देखें आप कितनी सारी खाली स्पेसेस हैं। तो ये जो हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर कुछ खाली स्पेसेस थी, ठीक है। ये क्यों थी खाली स्पेसेस, ताकि जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, जो अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए, उनके लिए जगह पहले से खाली छोड़ दी। अच्छा, उसने क्या किया, उसने कुछ ऐसे एलिमेंट जो अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उसकी उसने पेज गोई कर दी, इसका उसने नाम भी रखा था एका बोरॉन वगैरह इस तरह का। तो ये इसकी एक तीसरी खास बात थी। चौथी बात कि इनर गैसेस जो है, जो बाद में जो है वो डिस्कवर्ड हुई थी, वो उनके लिए उसने क्या किया, एक सेपरेट ग्रुप बनाया, ताकि जो है वो हम पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब ना कर सकें। तो गौर से देखें कि ये जो ग्रुप 8 है, ये इसने अलग से बना के रखा हुआ था, ताकि इनर्ट गैसेस जो बाद में डिस्कवर्ड हुई, तो बेसिकली जो हमारे पास मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, उसके अंदर हमारे पास एक नई तरीके से एटॉमिक मासेस के तहत अरेंजमेंट थी, ग्रुप्स थे, पीरियड्स थे, वैकेंट स्पेसेस थी, ताकि न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आ जाएं। इसके अलावा न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रोडक्शन थी, और इसके अलावा नोबल गैसेस के लिए एक अलग से स्पेस थी। तो ये तो हो गए इसकी मेरिट्स, यानी कि खास बातें हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिजेक्ट क्यों हुआ। भाई सबसे पहली बात तो हमने कह दिया था कि जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस से अरेंज करोगे, तो एटॉमिक मासेस कभी भी कोई इसकी कोई यूनिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं होती, जैसे कि आप एटॉमिक नंबर के साथ कंपेयर करें, तो एटॉमिक मासेस में तो बहरहाल ये रिजेक्शन तो आएगी, मसले तो आएंगे। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर देखें एक रिजेक्शन ये थी कि कुछ एलिमेंट इसके अंदर ऐसे थे, 3 पेयर ऐसे थे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ नहीं थे। देखें मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस से इसने अरेंज किया, तो जिसका एटॉमिक मास छोटा था उसे पहले आना चाहिए था, जिसका बड़ा था उसे बाद में आना चाहिए था। लेकिन हमारे पास देखें कोबाल्ट है, कोबाल्ट इज प्लेस बिफोर निकल। अब बेसिकली कोबाल्ट का एटॉमिक मास इससे ज्यादा है, तो उसको निकल के बाद आना चाहिए था, लेकिन निकल से पहले आ गया। सही है, इसी तरीके से हमारे पास एक तो अरेंजमेंट के अंदर भी डिफॉल्ट आ गया, फॉल्ट आ गया अरेंजमेंट के अंदर, यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस से भी अरेंज नहीं हुए थे 3 पेयर, ठीक है। दूसरी बात
बात ये थी कि भाई हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो प्रॉपर्टीज शो कर रहा था मेटल और नॉन मेटल दोनों वाली, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की पोजीशन उन्होंने बिल्कुल क्लियर करके टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे डाल दीजिए। जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करेंगे तब हम आपको इसके बारे में आगाह कर देंगे, और सेकंड ईयर के अंदर तो इसकी डिटेल है, टॉपिक है बाकायदगी से पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बेसिकली एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है जो अपनी 3 अलग अलग जगह पोजीशन शो कर सकता है। अच्छा, और उन तीनों जगह पे अपनी पोजीशन शो नहीं भी कर सकता, यानी कि कुछ क्वालिटी हाइड्रोजन की किसी से मिल रही है तो कुछ क्वालिटी किसी से नहीं मिल रही, ये मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन जैसे खास एलिमेंट की कोई पोजीशन डिसाइड नहीं थी, तो ये भी एक डिफेक्ट था। तीसरी बात ये है कि आइसोटोप्स की भी पोजीशन क्लियर नहीं थी। आइसोटोप्स किसे कहते हैं कि एक ही एलिमेंट 2 से 3 जो है वो नेचर्स में, यानी कि हम कुदरत के अंदर 2 से 3 हालत में पाया जाए, ज्यादा भी होती है, बाज एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जिनके जो है वो 100 से ऊपर आइसोटोप्स हैं। तो बहरहाल मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर एक प्रॉपर जो है वो आइसोटोप्स की पोजीशन भी नहीं थी, ठीक है, आइसोटोप्स के बारे में डिस्क्रिप्शन भी नहीं थी। अब जब मुझे एक बात बताएं, एक ऐसा पीरियोडिक टेबल जिसके अंदर किसी एटम के आइसोटोप्स के बारे में नहीं पता हो, चाहिए, यानी कि आइसोटोप्स जो हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आइसोटोप फॉर्म में भी हमें मिल जाते हैं, उसके बारे में हमें नहीं पता हो, ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उस एटॉमिक मासेस की अरेंजमेंट के तहत भी सही नहीं बैठे हुए, ठीक है। अच्छा, इन सारी चीजों के तहत आखिर में एक नुकसान हो गया। वो नुकसान क्या हुआ? एटम की स्टडी मुमकिन ही नहीं हो पाई। असल मसला तो पीरियोडिक टेबल बनाने का यही वजह थी कि पीरियोडिक टेबल यूं बनाया जाता है, किसी भी एलिमेंट्स को अरेंज यूं किया जाता है ताकि उन एलिमेंट्स के बारे में स्टडी हो सके। आप एक लाइब्रेरी चले जाएं और लाइब्रेरी में जाके देखें कि थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर अरेंज इन अ प्रॉपर मैनर, कि हजारों की तादाद में किताबें जो हैं वो एक अच्छे तरीके से तरतीब देके रखी जाती हैं। क्यों? ताकि रीडिंग इज पॉसिबल टू एवरीवन हु विजिट द लाइब्रेरी। अब देखें ना, अगर आप लाइब्रेरी के अंदर किताबें अरेंज करके रखते हैं तो इससे फायदा क्या होगा कि जो लाइब्रेरी विजिट कर रहा है उसके लिए आसानी है कि वो किताबों का मुताला कर सके। दीनी किताबें हो, दुनियावी किताबें हो, ज्योग्राफी के ऊपर हो, आपकी जो है वो कोई हिस्ट्री के ऊपर हो, आपकी कोई स्पोर्ट्स के ऊपर हो, कोई साइंस के ऊपर हो, मैथ्स के ऊपर हो, नॉवेल्स हो, ड्रामा हो, एक्स वाई जेड किसी भी किस्म की किताबें हो, वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुक्स आर अरेंज इन द प्रॉपर मैनर। सारी की सारी किताबें अरेंज हो चुकी हैं प्रॉपर मैनर से, तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप आसानी से उन किताबों को इजीली स्टडी कर सकते हैं। और जो लाइब्रेरियन होता है, जो एडमिन है, जो उस लाइब्रेरी को संभाल रही है, उनके लिए भी आसान है कि वो आसानी से जो है वो हजारों साल या 100 साल, 200 साल पुरानी किताबें भी इजीली जो है वो उसको निकाल सकते हैं, आपको आसानी से दे सकते हैं। ये अरेंजमेंट का फायदा था। अरेंजमेंट इसलिए थोड़ी की गई थी कि लुक अच्छा आ जाए, अरेंजमेंट इसलिए थोड़ी की गई थी कि जो है वो क्या कहते हैं उसे, किताबें जो है वो सिर्फ अरेंज हो जाएं बस, नहीं। अरेंजमेंट के पीछे जो मकसद था, वो अरेंजमेंट के पीछे ये मकसद था ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए और स्टडी जो है वो इजी हो जाए, ठीक है। अच्छा, अभी ऐसा है कि अभी अजान हो रही है, तो मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग को पॉज करके हम थोड़ी देर वेट करते हैं। तो हम लोगों ने अजान से पहले तक ये पढ़ा था कि हमारे पास मेंडलीव की जो डिफेक्ट्स थे, उन सारे डिफेक्ट्स की वजह से जो बड़ा नुकसान हमारा हुआ वो ये कि हम एलिमेंट की स्टडी नहीं कर पाए। जब एलिमेंट्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं कर पाएंगे तो उन एलिमेंट्स की स्टडी जो है वो मुमकिन नहीं होगी, ठीक है। तो एलिमेंट्स की स्टडी जो है वो मुमकिन नहीं होगी। तो अब तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर देखें, डॉबलर्स भी पढ़ लिया, न्यूलैंड भी पढ़ लिया, लॉथरमेयर भी पढ़ लिया, मेंडलीव भी पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं आपको सबसे अहम बात बताने जा रहा हूं कि अब तक जितना भी हमने पढ़ा है ये आपने याद नहीं करना। क्यों नहीं करना याद? क्योंकि ये सारे टॉपिक रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है, ये कंडेंस हो चुके हैं, ये खत्म हो चुके हैं। आप लोगों का इस दफा चैप्टर नंबर 4 में इन टॉपिक से कुछ भी सवाल नहीं आएगा। ये मैंने आप लोगों को इसलिए पढ़ाया क्योंकि कल जब हम जो आपसे नया टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हमारा रिड्यूस सिलेबस में शामिल है, आपने याद भी करना है। तो
कल का टॉपिक आपकी समझ में ही बेहतर तब आएगा कि चूंकि आपने ये वाले टॉपिक पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब ये मैंने जो आपको लास्ट टाइम जो मैंने आपको टॉपिक समझाए, ये टॉपिक याद करने के लिहाज से आप याद मत कीजिएगा, लेकिन समझने के लिहाज से हम लोगों ने इसके ऊपर वक्त भी दिया, इसको पढ़ाया भी, इसको समझाया भी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, आप जो है वो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो कल की क्लास में हम जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, और उसकी अगली क्लास के अंदर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप और पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हमारा ये चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाए, तो फिर हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ जाएंगे। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और